चलो रिवाइज करने जा रहे हैं एस नंबर 11। एस नंबर 11 नाम बताओ। इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। शाबाश। इसमें तीन चीजें कवर की गई है। ओके, तीन चीजें इसमें कवर की गई है। एक फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, फॉरेन ऑपरेशंस और फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ये तीन चीजों की अकाउंटिंग इसमें कवर की गई है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन मतलब क्या? मैं एक इंडिया में बैठा हूँ, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ, लोन ले रहा हूँ, बाहर से लोन दे रहा हूँ, ये ट्रांजैक्शंस फॉरेन करेंसी में हो रहे हैं। ठीक है, इसको फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के लिए हर एक चीज को दो इसमें बांटा गया, मॉनिटरी आइटम और नॉन मॉनिटरी आइटम। तो मॉनिटरी आइटम्स क्या होते हैं मित्रों बताओ? तीन चीजें, मनी हेल्ड एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू बी रिसीव्ड और टू बी पेड इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट्स ऑफ मनी। मतलब फिक्स्ड या डिटर्मिनेबल अमाउंट्स ऑफ मनी में पेएबल या रिसीवेबल होना चाहिए। ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल। तो फिक्स्ड डिटर्मिनेबल, जैसे डेटर से मुझे $1000 लेने हैं, फिक्स्ड अमाउंट है। ठीक है, तो ये मॉनिटरी आइटम होते हैं। तो ये मॉनिटरी आइटम के एग्जांपल में कैश, लोन, रिसीवेबल्स, ये सब मॉनिटरी आइटम में आएंगे। नॉन मॉनिटरी क्या होते हैं? अदर देन मॉनिटरी। तो इसमें प्लांट एंड मशीनरी के लिए एडवांस दिया होगा, इन्वेंट्री होगी, ये सब कुछ क्या है? नॉन मॉनिटरी आइटम है। ठीक है, ये बाइफर्केशन क्यों किया? वैल्यू करने के लिए उन दोनों को, दोनों के वैल्यूएशन के लिए अलग अलग चीजें दी है। ठीक है, सबसे पहले फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होगा तो इनिशियली किस पर रिकॉग्नाइज करोगे? रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, बैलेंस शीट डेट पे। फिर पहले देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा? मॉनिटरी आइटम है या नॉन मॉनिटरी आइटम है। अगर मॉनिटरी आइटम होगा तो क्लोजिंग रेट पे वैल्यू करेंगे, अगर नॉन मॉनिटरी आइटम होगा तो डेट ऑफ परचेस के रेट पे ही वैल्यू होगा, या तो फेयर वैल्यू उसकी डिटरमाइन की होगी, तो जिस दिन फेयर वैल्यू डिटरमाइन की है उस दिन का रेट ले लेंगे। ठीक है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी होगी तो क्लोजिंग रेट पे उसको डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये बोला था बैलेंस शीट डेट पे क्या करना चाहिए। पर देखो अभी वैल्यू चेंज करने के वजह से एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, तो ये एक्सचेंज डिफरेंस का क्या करोगे? मॉनिटरी आइटम के केस में पीएनएल में डाल देंगे। ठीक है, डालने वाले पीएनएल में। ये आंसर बहुत इजी है, लिखोगे कैसे? 2 लाइन याद करने बोली थी मैंने, उसमें पहली लाइन एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन मॉनिटरी आइटम, और दूसरी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे अराइज। शाबाश, ये मॉनिटरी आइटम्स के लिए था। नॉन मॉनिटरी के लिए डिफरेंस आ ही नहीं सकता है ना, वही रेट पे वैल्यूड है, वो वही रेट पे वैल्यूड है। एक स्पेशल केस था पैरा 46A, एक स्पेशल केस दिया गया था पैरा 46A। किसके लिए ऑप्शन दिया था? कंपनीज के लिए। कंपनीज को ऑप्शन दिया था, क्या ऑप्शन दिया था? कि लॉस अगर हो रहा है, एक्सचेंज डिफरेंस का कुछ लॉस हो रहा है तुमको, किस पे? फॉरेन करेंसी लॉन्ग टर्म आइटम्स, लॉन्ग टर्म मॉनिटरी आइटम्स। लॉन्ग टर्म मतलब 12 महीने से ज्यादा, जैसे मैंने लोन लेके रखा है जो 12 महीने से बाद लेट पे करना है, लॉन्ग टर्म मॉनिटरी आइटम है। तो इस पे कुछ एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है, तो एक्सचेंज डिफरेंस क्या कर लेना? अक्यूमुलेट कर लेना। किसमें? एक अकाउंट में, जिसका नाम क्या है? FCMITD, फुल फॉर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में अक्यूमुलेट कर लेना। लेकिन ये एक्सचेंज डिफरेंस रिलेटेड होगा अगर फिक्स्ड एसेट से, तो क्या कर लेना? फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट में ही एडजस्ट कर लो, ताकि उसके फॉर्म में, डेप्रिसिएशन के फॉर्म में वो धीरे धीरे पीएनएल में चला जाए। तो ये पर्पस इसका क्या था कि पूरा लॉस एक साथ ना जाए, इसीलिए ये लाया गया था कि धीरे धीरे करके लॉस पीएनएल में डालना। ठीक है, ये स्पेशल केस है। फॉरेन ऑपरेशन का ब्रांच अकाउंटिंग में कवर किया गया है। फॉरेन ऑपरेशन में 2 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। तो इंटीग्रल मतलब जरा जिसके बिजनेस एक्टिविटीज मेरे ही बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट है। ठीक है, नॉन इंटीग्रल मतलब वो कुछ दूसरे ही बिजनेस एक्टिविटीज कर रहा है बाहर। तो इंटीग्रल होगा तो उसका वैल्यू कैसे करोगे? क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग रेट, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रेट, फिक्स्ड एसेट, परचेज डेट की रेट, इनकम एक्सपेंस, एवरेज रेट, कुछ एक्सचेंज डिफरेंस होगा तो पीएनएल में डालेंगे, पीएनएल में डालेंगे। और नॉन इंटीग्रल में सब कुछ सेम है, बस एक चीज में फर्क है। क्या फर्क है? फिक्स्ड एसेट जो होगा वो इसमें भी क्लोजिंग रेट पे वैल्यू होगा, और डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस कहा जाएगा नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, एक रिजर्व में डालेंगे, पीएनएल में नहीं डालेंगे अगर नीफो होगा तो, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। ठीक है, ये ब्रांच में किया था। फिर लास्ट पार्टी से इसका जो इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट।
तो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के लिए, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, मैं आज एंटर करता हूँ फ्यूचर के इसका कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड रेट फिक्स कर लेता हूँ आज ही, मतलब 3 महीने बाद क्या रेट होगा डॉलर का, इस भाव पे मैं खरीद लूंगा डॉलर, ये आज ही फिक्स कर लेता हूँ, इसको फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट अगर स्पेकुलेशन के लिए नहीं है, मतलब मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मैंने इंपोर्ट किया था, मुझे डर लग रहा है, अभी क्या डर लग रहा है कि डॉलर का भाव कहीं बढ़ गया तो वो डर की वजह से मैं बैंक के पास जाके बोलता हूँ कि मुझे एक रेट फिक्स करा दो कि 3 महीने बाद आप इतने में मुझे डॉलर बेच दोगे। ये रेट मैं आज ही फिक्स करा लेता हूँ हेजिंग के लिए, ठीक है, खुद को रिस्क से बचाने के लिए। तो ये स्पेकुलेशन के लिए नहीं था, तो स्पेकुलेशन के लिए नहीं था तो क्या बोल दिया गया, जो भी प्रीमियम या डिस्काउंट आएगा उसको क्या करोगे, उसको अमोर्टाइज करोगे ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जैसे अपने केस में 3 महीने का पीरियड है, तो जो भी प्रीमियम या डिस्काउंट आएगा, जैसे अगर मैं आज 70 का भाव चल रहा है और मैंने फॉरवर्ड रेट बैंक के साथ जाके फिक्स कर लिया 73, तो ये 3 रुपए का प्रीमियम भर रहा हूँ मैं अभी, 3 रुपए का जो डिफरेंस है, ये 3 रुपए का डिफरेंस वो पीरियड में अमोर्टाइज करूँगा, 3 महीने का पीरियड था तो 3 महीने में अमोर्टाइज हो जाएगा। लेकिन अगर स्पेक्यूलेशन के लिए एंटर किया होगा तो मतलब मैंने कोई इम्पोर्ट विम्पोर्ट नहीं किया है, मैं स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ। क्या स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ कि डॉलर का भाव शायद बढ़ सकता है, तो बैंक 73 में दे रही है तो आज खरीद लेता हूँ, बाद में 75 हो गया तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा, मतलब बैंक से 73 पे खरीद के 75 में मार्केट में बेच दूंगा, इसको स्पेक्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो स्पेक्यूलेशन के केस में क्या बोला, प्रॉफिट या लॉस रिकॉग्नाइज कर सकते हो क्या, अभी नहीं, कब रिकॉग्नाइज करोगे, जब सेल करोगे तभी जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो रिकॉग्नाइज कर देना। प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे, सेल का रेट, जैसे अपने केस में 75 माइनस फॉरवर्ड का रेट, ये था फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज दिए है, ठीक है, तुम्हारे रेफरेंस के लिए कि अगर एक्सचेंज डिफरेंस होगा तो उसकी एंट्रीज क्या करोगे, और डिस्क्लोजर से कुछ जो ऑब्वियसली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्क्लोजर में क्या करोगे, नेचर ऑफ अगर तुम्हारा चेंज हुआ होगा, क्या चेंज हुआ होगा, फॉरेन ऑपरेशन का क्लासिफिकेशन, मतलब ईफो और नीफो, ईफो से नीफो हो गया, नीफो से ईफो हो गया, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन से नॉन इंटीग्रल, तो क्यों चेंज हुआ, नेचर बताओ क्या चेंज हुआ, रीज़न बता दो, उसका फ़र्क क्या पड़ा है चेंज होने से, ये सब चीज़ें बता दो, ऐसे डिस्क्लोजर्स में बोला हुआ था। एक्सचेंज डिफरेंस कितना रिकॉग्नाइज हुआ है करंट ईयर में वो डिस्क्लोज करना है। तो ये था पूरा एएस नंबर 11, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स।